साथियों, आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय वस्तु है ईंट, मनके व अस्थियां। पाठ की शुरुआत में हम इन शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, किस संदर्भ में हम यहाँ पर उसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है ईंटें। यहाँ ईंटों से क्या तात्पर्य है? ईंट किसी भी व्यवस्थित सभ्यता की बसावट की सूत्रधार होती है। ईंट से ही मकान, सड़कें व विशाल भवन बनते हैं। यहाँ ईंट से तात्पर्य निर्माण से है। साथियों, ये ध्यान देने की बात है कि ईंट का तात्पर्य क्या है। ईंट से तात्पर्य निर्माण है। इस विश्व में जितने भी निर्माण हुए उसकी नींव जो है ईंट के माध्यम से रखी गई है, इसलिए पाठ का नाम में ईंट को लिया गया है। दूसरा बिंदु है मनके। मनकों से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के मनके मुहरें व प्रसाधन की वस्तुएं, कला, सौंदर्य व विकास की द्योतक है। मनुष्य दुनिया में सिर्फ निवास ही नहीं करता है, साथ के साथ वह कला, सौंदर्य और अपना और इस पृथ्वी का विकास का कार्य भी करता है। यहाँ मनकों का तात्पर्य विकास से लिया गया है कि किस प्रकार रचनात्मक कार्य हुए हैं। अगला बिंदु है अस्थियां। अस्थियां हम दैनिक जीवन में जानते हैं कि अस्थियों से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जो यह शरीर है वो अस्थियों के एक ढांचे पर निर्भर करता है। जीव जंतु है, उनका भी शरीर जो है वो अस्थियों के ढांचे पर निर्भर करता है। यहाँ अस्थियों का क्या तात्पर्य है? अस्थियां दो रूपों में महत्वपूर्ण है। पहला, अस्थियों की बनावट, उपलब्धता एवं शल्य क्रियाओं के साक्ष्य। तीन बातें यहाँ पर ली गई है। अस्थियों की बनावट, किस प्रकार के इंसान हुआ करते हैं, किस प्रकार की उनकी संरचना थी, और उनकी उपलब्धता। उपलब्धता से तात्पर्य है कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप में प्राप्त हुए हैं, चीन में प्राप्त हुए, कहाँ प्राप्त हुए हैं। एवं शल्य क्रियाओं के साक्ष्य। मनुष्य जीवन में आता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ, बीमारियाँ उसको घेरती हैं। कुछ बीमारियों का इलाज शल्य क्रिया के द्वारा होता है। तो हमारे पास जो अस्थियाँ प्राप्त हुई है उस पर शल्य क्रियाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। से हमें मानव व जीव जंतुओं की बनावट व क्षेत्रीय विस्तार का परिचय होता है। दूसरा, अस्थियों के अवशेषों से ही सभ्यता के अंत की भी जानकारी होती है कि किस प्रकार सभ्यता समाप्त हुई है। इसका पहचान हमें अस्थियों के माध्यम से ही होती है। तो आइए विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ईंट, मनके और अस्थियों की जानकारी के बाद अब हमें यह महसूस होने लग गया है कि इस अध्याय में हम एक महत्वपूर्ण सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं, और वह सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए यहाँ पर इन तीन शब्दों का चयन किया गया है। इस सभ्यता के पूर्व में, इस सभ्यता के अध्ययन से पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के तथ्यों पर विचार करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी से पहले यह माना जाता था कि विश्व में तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी से पहले हम ये मानते थे कि इस विश्व में तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं रही है, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। अभी हम मानचित्र पर भी इनकी अवस्थिति का अध्ययन करेंगे कि ये सभ्यताएं कहाँ कहाँ पर पाई गई है। मानचित्र पर हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, वर्तमान इराक में जो नदी थी दजला व फरात, इन नदियों के पास में ये सभ्यता पाई जाती थी। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वह सभ्यता नदियों के किनारे ही हुई है। ऐसा क्यों? प्राचीन समय में मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए जल की आवश्यकता थी, और जल की उपलब्धता नदियों के किनारे ही हुआ करती थी। जल के माध्यम से ही मनुष्य कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला फरात नदियों के समीप मिली है। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता वर्तमान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में नील नदी के बहाव क्षेत्र में प्राप्त हुई है। और तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता हांगहो नदी या पीली नदी, दोनों एक ही नदी के नाम है, हांगहो या पीली नदी, इसके बहाव क्षेत्र में ये विद्यमान थी।
तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण सभ्यताओं की बात कर चुके हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। जब तक हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं हुई तब तक यह माना जाता था कि विश्व में ये 3 सभ्यताएं महत्वपूर्ण रही और प्राचीन हैं। लेकिन जब हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी होती है तो हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता इनके समकालीन भी थी और इससे पूर्व में भी विद्यमान थी। आइए विद्यार्थियों, इन तीनों सभ्यताओं को हम मानचित्र के माध्यम से भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक व दजला फरात के समीप स्थित है। मिस्र की सभ्यता अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के समीप स्थित है और चीन की सभ्यता हांगो या पीली नदी जो कि चीन में है उसके समीप स्थित है। साथियों, अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया में वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई थी। अभी जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, हड़प्पा सभ्यता की जो स्थिति है दक्षिण एशिया में है और मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में भी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में इसका प्रसार है। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव उसकी समकालीन सभ्यताओं में सबसे अधिक था। यहाँ पर अभी हमने 3 सभ्यताएं देखी थी, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। इन सभी सभ्यताओं में अगर सबसे अधिक किसी का प्रसार है तो वह है हड़प्पा सभ्यता का प्रसार। साथियों, अब हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानकारी लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। जब मकान बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की जा रही थी तो वहाँ बनी बनाई ईंटें निकली। लोगों ने समझा ये तो भगवान का चमत्कार है, जबकि वास्तविकता में ये कोई चमत्कार नहीं था। यहाँ पर एक छुपी हुई सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 1826 में, यहाँ से हमको कुछ तथ्य आएंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नाम आ रहा है चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। अभी चार्ल्स मैसन कौन है? चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज खगोल शास्त्री है। खगोल शास्त्री को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं और एक सर्वेक्षक थे, एक्सप्लोरर थे। वास्तव में ये ब्रिटिश सेना में एक सैनिक अधिकारी थे और ये अपने काम के सिलसिले में जब एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते तो इनकी खोजी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के चिन्हों को देखा। यहाँ पर हम चार्ल्स मैसन का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। इनको देख के हम देख सकते हैं कि चार्ल्स मैसन किस प्रकार का व्यक्तित्व था। क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1856 में कराची, पाकिस्तान में एक स्थान है कराची, और लाहौर भी वर्तमान में पाकिस्तान में। तो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा था। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम हैं जिनको हम बर्टन बंधु या बर्टन ब्रदर्स कहते हैं। ये रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य करवा रहे थे। इस समय इन्होंने हड़प्पा स्थल की सूचना सर्वप्रथम सरकार को दी। रेलवे लाइन के निर्माण हेतु नज़दीकी स्थल से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था और ये ईंटें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से भी हम रेलवे निर्माण के बारे में देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ मजदूर है वो रेलवे का ट्रैक का निर्माण का कार्य कर रहे हैं। ये जो मजदूर हैं ये पास के स्थल से जो ईंटें मिली थी उनका प्रयोग कर रहे थे। 1856 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। यहाँ पर हम कनिंघम महोदय के बारे में कुछ जानकारी भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले आप उनका चित्र देखकर उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम का यह चित्र है। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे। इनका मूल पद इंजीनियर का था, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इन्हीं के निर्देशन में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल।
इनकी अध्यक्षता में और इनके नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी, नाम आ रहा है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इस सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। तो हमारे सामने एक प्रश्न बना कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। यहाँ पर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी दोनों के चित्रों के माध्यम से हम उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हमारे सामने प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता नाम रखने का मूल कारण ये है, पुरातत्वविद जब किसी नए स्थान की खोज करते हैं तो प्रारंभ में या सबसे पहले जिस स्थान को खोजा जाता है उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की, इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा की स्थिति कहाँ है, हम यहाँ मानचित्र में भी हड़प्पा की स्थिति को देखेंगे। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है मांट गोमरी। तो मांट गोमरी जिले में नदी है रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। आप यहाँ पर मानचित्र में भी इसको देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आप अपने हिसाब से समय समय पर स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे और इन नोट्स को आप अपने रजिस्टर में अवश्य उतारें। विद्यार्थियों, सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में ही राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में की गई। जिस प्रकार हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखालदास बनर्जी द्वारा सन 1922 ईस्वी में की गई। राखालदास बनर्जी का चित्र आप देख सकते हैं। इन्हीं व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इस क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा है। सिंधु नदी का जो विस्तृत क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही लगभग सारे स्थान पाए गए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार इस प्रकार है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुतका गेंडोर है। इसका क्षेत्रीय विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्षेत्रीय विस्तार लगभग 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर क्षेत्रीय विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त थी।